हम वहां दोपहर से पहले पहुंच गए थे। जब मैंने केबिन के आगे एक गाड़ी रोकी तो जेसन ने मुश्किल से ही फोन से अपना सर उठाकर देखा। एयरबीएनबी पूरी तरह से पाइन और कोहरे के घने स्टैंड में अकेला खड़ा था। ये सुकून के लिए बुक करने के लिए एकदम परफेक्ट जगह थी। मैंने इंजन बंद कर दिया और ऐसा लगा जैसे सन्नाटा हमें जिंदा खा रहा हो। तो मैं बताया, यहाँ कोई वाईफाई नहीं है? उसने मुझसे कहा। यही तो सबसे बड़ी बात है, मैंने जवाब दिया। उसने अपनी आंखें घुमाई, बाहर निकला। उसने एक सिगरेट निकाली जिसके बारे में उसने झूठ कहा था कि वो महीनों पहले छोड़ चुका है। मैंने धुएं को आसमान में उड़ते हुए देखा। मुझे बस एक दिन की जरूरत थी, सिर्फ एक दिन ये महसूस करने के लिए कि वो अभी भी कहीं ना कहीं मुझसे प्यार करता है। जब हम अंदर पहुंचे तो मैंने सामान खोलना शुरू किया। जेसन अपने फोन पर स्क्रॉल करता रहा और उदास हो गया। उसने हफ्तों से मुझे छुआ नहीं था। मैंने भी पूछना बंद कर दिया क्यों। 1 बजे हम दोनों चुपचाप टेबल पर खाना खाने बैठे। हमारे बीच की हवा में उन सभी पुराने तनावों की खनक थी जो सुलझ नहीं पाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच अनकही भावनाओं का घना दृश्य जंगल था। उसने शराब का अपना तीसरा ग्लास खत्म किया और मेरी तरफ देखा। तुम चुप हो? उसने कहा। बस सोच रही थी, मैंने जवाब दिया। उसने फिर कहा, वाह, नया शौक है ना? उसने ऐसा ताना मारा जैसे वो दुनिया में सबसे होशियार हो। तुम एक दिन के लिए तमीज में क्यों नहीं रह सकते जेसन? क्या मैंने तुमसे कुछ ज्यादा मांगा है? हाँ, मैं इस घटिया से एयरबीएनबी में तुम्हारे साथ प्यार भरी बातें नहीं कर सकता। जब वो उठा तो उसने टेबल को धक्का दिया जिससे ग्लास जमीन पर गिरकर टूट गया। लड़ाई उस तरह से शुरू हुई जैसे हमेशा से होती थी। मुझे तुम्हें पहले ही छोड़ देना चाहिए था, उसने गुस्से में कहा और अपना ग्लास सिंक में फेंक दिया। वो टुकड़े टुकड़े हो गया, ठीक हमारी शादी की तरह। तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने शांति से पूछा। उसने बिना कुछ कहे मेरी तरफ देखा, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले तुम टूट जाओ। जेसन गुस्से में बाहर निकल गया। उसने कहा कि उसे ताजी हवा चाहिए। ना उसने कोई जैकेट पहनी और ना टॉर्च ली। वो एक बुज़्दिल की तरह जंगलों में पेड़ों के बीच चल दिया। मैं उसके पीछे नहीं गई। मैंने उन टूटे हुए कांच के टुकड़ों को साफ किया जो सिंक में बिखरे हुए थे। मैं बैठ गई। मैंने जेसन की ड्रिंक खत्म की और इंतजार किया। मुझे उस चीज के बारे में जानने में ज्यादा टाइम नहीं लगा जिसके बारे में मैं पहले से जानती थी। जेसन का फोन लकड़ी के ढेर के पीछे पड़ा था। उसने कभी अपना पासवर्ड बदला नहीं था। जेसन को हमेशा से लगता था कि वो सबसे ज्यादा चालाक है। वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, वो और मुझे कम समझने की भी। उसके मैसेजेस मेरे सामने थे। ये कोई गलती नहीं थी, कड़वा सच था जिसे देर रात इमोजीज और वादों से पैक किया गया था। एक लड़की को किए गए मैसेजेस जिसका नाम उसने सिर्फ एल से सेव किया था। ये मैसेजेस एक बार गलती से किए हुए नहीं थे। ये कोई पछतावा नहीं था। ये लगातार हो रहा था, उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई। और फिर उनमें से एक मैसेज मुझे ऐसा मिला जिसने मुझे अंदर तक जला दिया। बस बहुत हो गया, ये बहुत ही घटिया औरत है। मैं उसे इस वीकेंड पर कह दूंगा। वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार था। उसके लिए मेरा इतना सब देने के बाद, इतना सब करने के बाद, वो बस मुझे यूं ही फेंक देगा जैसे मैं कोई पुरानी फटी हुई गुड़िया हूं। नहीं, मेरे साथ ये नहीं हो सकता। उसे लग रहा था मैं अब तक नरम हूं, अभी भी प्यार से टूटी हुई और थकी हुई। वो नहीं जानता था कि मैं प्यार को बहुत पहले ही छोड़ चुकी हूं और अब उसे रणनीति से बदल लिया है। मैं फायरप्लेस के पास गई और शेल्फ पर रखे एक भारी मेटल के गमले को उठा लिया जिसे एयरबीएन के मालिक ने सजावट के लिए रखा था। मैंने उसे अपनी गोद में रखा, उसका भार अपने पर छोड़ दिया। उसे किसी के सर पर मारने की कल्पना की, जान से मारने के लिए नहीं, बस याद दिलाने के लिए। और फिर मैंने इंतजार किया। जब जेसन वापस आया उसने दरवाजे से अंदर कदम रखा। उसके शरीर से पसीना छूट रहा था और वो मुस्कुरा रहा था जैसे अभी भी उसके पास बात करने लायक कुछ था। लेना, मैं उठी, एक कदम आगे बढ़ाया और घुमाया। मेटल का गमला सीधा उसके सर के बीचों बीच जाकर लगा। एक बार के लिए उसकी आंखें चौड़ी हो गई। फिर जैसे उसका शरीर जमीन पर गिरा, उसकी डोरियां कटी हुई कठपुतली की तरह हो गई। उसकी आंखें बंद हो गई। मैं उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई और उसकी नब्ज चेक की। कमजोर लेकिन चल रही थी, बस इतना ही काफी था। उसे लकड़ी के फर्श पर घसीटने में जितनी मेहनत लगी उतना मैंने सोचा नहीं था। वो मर चुका था। ये उसके शरीर के वजन से जांचा जा सकता था। वो किसी मरे हुए इंसान के शरीर जैसा भारी हो चुका था। और सच में ये कोई मजाक नहीं है। मैंने जोर लगाया, धक्का दिया, खींचा, पिछले दरवाजे से बाहर निकली, पेड़ों के बीच रास्ते में उसे घसीटा। केबिन के पीछे एक झरना बह रहा था। 500 फीट की गिरावट की वो असली वजह थी जिसके लिए मैंने ये एयरबीएनबी चुना था। नजारा नहीं, ना ही शांति, बल्कि इस गिरावट के लिए। ऐसी जगह जो लाशों को गायब कर देती है। मैं जेसन को किनारे तक ले आई जहां काई चिकनी हो गई थी और पानी का फुहारा मेरे चेहरे पर पड़ रहा था। वो कराह रहा था, हैरान हो गया, हिलने लगा। ये बिल्कुल सही वक्त था। मैं नीचे झुकी और उसके कानों में फुसफुसाया, मुझे धोखा देने का यही अंजाम होना चाहिए। गुड बाय डार्लिंग। फिर मैंने उसे धक्का दे दिया। चिल्लाने की कोई आवाज नहीं हुई, बस एक गीला क्रूर सन्नाटा था जब उसका शरीर नीचे दौड़ते हुए सफेद पानी में गायब हो गया।
जब वो नीचे टकराया तो मैं 1 इंच भी नहीं हिली। पानी का बहाव उसे मीलों दूर तक ले जाएगा। चट्टानें उसका चेहरा खराब कर देंगी। ठंड उसके शरीर को सड़ने से बचाए रखेगी। कोई उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। मैं वापस केबिन में गई। मैंने अपने भीगे हुए कपड़े बदले और अपने आगे का काम शुरू कर दिया। मैंने अपने हाथ पर ध्यान से एक छोटा सा कट मारा। काउंटर से टकराकर अपना कंधा तोड़ दिया। अपने हाथ से शीशा तोड़ दिया और कांच के टुकड़ों के बीच अपना खून बहने दिया। उसके बाद मैंने फोन उठाया। मुझे सिर्फ एक फोन करने की जरूरत थी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वहां कितने कम सिग्नल आ रहे हैं। कोई वाईफाई नहीं था। ये जगह हमेशा से उस काम के लिए परफेक्ट थी जो मैं करना चाहती थी। मेरा पति। मेरी आवाज उतनी ही कांपी जितनी मुझे चाहिए थी। उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा कि वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने मुझ पर हाथ उठाया और फिर जंगल में भाग गया। मुझे लगता है कि वो खुद को नुकसान पहुंचाना चाहेगा। उन्होंने मेरा विश्वास किया। उन्हें करना ही पड़ा। उन्होंने ऑफिसर्स को भेजा, पैरामेडिक्स। मेरे कंधों पर एक कंबल को रख दिया गया जबकि मैं लगातार रोती रही। मैंने उन्हें उसके धोखे के बारे में बताया, उन धमकियों के बारे में भी, वो निशान जिन्हें मैंने महीनों तक छुपा कर रखा था। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो उसकी तलाश करेंगे, जो अभी भी कर रहे हैं। हैना को एक सस्ता सा एयरबीएनबी मिला। एकांत केबिन, जंगल के नजारे और वो सभी पुराने आकर्षण जो एक मजेदार वीकेंड बिताने के लिए होने चाहिए थे। जैसे हम वहां पहुंचे, वो जगह हमें गलती हो जाने का एहसास देने लगी। सब कुछ इतना शांत था जैसे उस जगह ने कई सालों से अपनी सांसें रोक रखी हों। इसके बावजूद हम सब सेटल हो गए। हमने टेकीला निकाली, अपने ड्रिंकिंग गेम शुरू की और आधी रात तक हम सभी बुरी तरह से नशे में थे। अपने अंदर के बेचैन सन्नाटे को दूर करने के लिए जोर जोर से हंस रहे थे। मैं करीब 2 बजे सोफे पर लुढ़क गया। मुझे अभी सोए हुए 1 घंटा ही हुआ होगा जब एमिली के बर्फ जैसे ठंडे हाथों ने आकर मेरे मुंह पकड़ लिया और मुझे चीखने से रोका। उसकी आंखें काफी बड़ी हो गई थी। आंखों के पुतलों में उत्साह नजर आ रहा था। लिविंग रूम अभी, उसने धीरे से कहा। मैं लड़खड़ाते हुए उसके पीछे चलने लगा। मेडिसन और हैना पहले से ही किसी चीज के आगे सर्कल बनाकर बैठे थे। लकड़ी के फ्लोर से मेटल की एक रिंग ऐसे निकली हुई थी जैसे किसी के स्किन की हड्डी हो। इसे खोलो, मेडिसन ने उत्साह से कहा। मैं नीचे झुका, उस ठंडे रिंग को पकड़ा और खींचा। वो रिंग किसी जानवर के मरने की तरह कराहती हुई आवाज करने लगी। उस बदबू ने मुझ पर इतना बुरा असर किया कि मेरा दम घुटने लगा। नम मिट्टी और कुछ ऐसी मीठी बदबू जो खराब मांस जैसी थी। मेरे फोन की टॉर्च से मैंने पत्थर की सीढ़ियों को अंधेरे में गायब होते हुए देखा। दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मालिक ने इस बेसमेंट का जिक्र नहीं किया था, हैना ने पीछे हटते हुए कहा। लेकिन एमिली पहले ही नीचे उतर चुकी थी और वो अपनी इस ऊंची और तंग हंसी के साथ हंस रही थी, जो उसे तब आती थी जब वो डरती थी लेकिन बताती नहीं थी। बच्चों की तरह बर्ताव मत करो, है ना? बेसमेंट को बनाया नहीं गया था, इसे खोदा गया था। बस कच्ची पत्थर की दीवारें गेम ऑफ थ्रोन के काल कोठरी की तरह थी। छत नीचे दबी हुई थी जिस वजह से हमें झुककर अंदर जाना पड़ा। कोने में एक बच्चे के साइज की टेबल और कुर्सी रखी हुई थी। उसके आसपास ऐसे खिलौने बिखरे हुए थे जो किसी बच्चे के पास नहीं होने चाहिए। मुंह बंद करके सिल दी गई गुड़िया, एक हिलता हुआ घोड़ा जिसके बालों पर असली दांत लटके हुए थे। टेबल के पीछे मिट्टी की दीवार पर सैकड़ों टैली के निशान कई दशकों पुराने लग रहे थे। बाकी निशान काफी ताजा थे। मेडिसन ने टेबल से एक आधी जली हुई किताब निकाली। उसके फ्रंट पर यह नाम गड़ा हुआ था, मॉरियल। ये सुनो, उसने आखिरी पन्ने को पढ़ते हुए कहा। मॉमी को लगता है कि मुझे जला देने से मैं चला जाऊंगा। बेवकूफ मॉमी, आगे से मुझे सिर्फ गुस्सा आता है। मैं हर रात किसी नए के शरीर में आ जाऊंगा। गाइस, मुझे लगता है किसी ने यहाँ पर कुछ रीति की है। एमिली ने कोने में काली पड़ चुकी मोमबत्तियों के घेरे की ओर इशारा करते हुए कहा। मेडिसन की आंखें चमक उठी। हमें मरे हुए लोगों से बात करनी चाहिए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरी आवाज टूट गई। कम ऑन टाइलर, क्या तुम नन्हे से मॉरियल से नहीं मिलना चाहते? एमिली ने छेड़ते हुए कहा। लेकिन उस रात बहुत सारी दारू पीने और शॉट्स लेने के बाद हम वहां बैठ गए, उस दम घुटने वाले बेसमेंट में बने गोले के आसपास। जब हमने मोमबत्तियां जलाई तो उनकी परछाई दीवारों पर बनने लगी। हमने मॉरियल की आत्मा को पुकारा है। मेडिसन ने बात करना शुरू किया। सामने आओ और हमसे बात करो। हैना मेरे बगल में बैठी हुई थी और घबरा रही थी। ये बेवकूफी है और बेइज्जती भी, एमिली ने कहा। मॉरियल, अगर तुम यहाँ हो तो हमें इशारा करो। अचानक उसी वक्त मोमबत्तियां झिलमिलाई, सभी एक साथ। बहुत फनी है, मैंने कहा। किसने इन पर फूंक मारी? किसी ने जवाब नहीं दिया। हवा बिल्कुल बंद हो गई थी। उसके बाद वो छोटा सा दरवाजा जोर से आवाज करता हुआ बंद हो गया और हम सब डर के मारे उछल पड़े। क्या बकवास है ये?
मैं फौरन उठा और सीढ़ियों की तरफ भागा। दरवाजा हिलने का नाम नहीं ले रहा था। दोस्तों, ये अटक गया है। एक भयानक घुटन भरी आवाज ने मुझे रोक दिया। जब मैंने मुड़कर देखा तो एमिली का शरीर फर्श पर ऐंठ गया था। उसकी पीठ अजीब ढंग से झुकी हुई थी, उसकी आंखें पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी और उसके अंग हिंसक रूप से झटक रहे थे। एमिली! मेडिसन उसके लिए चिल्लाई। हैना भी चीखने लगी। हैना ने कहा, उसे मत छूना। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे मेडिसन की उंगलियों ने एमिली को छुआ, एमिली का सर हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ 180 डिग्री मुड़ा। उसकी आंखें बदल चुकी थी। वो सिर्फ काली नहीं थी बल्कि बह रही थी। ग्रेविटी को हराते हुए काले रंग का लिक्विड उसके माथे की तरफ बह रहा था। मैं एमिली नहीं हूँ। उसके मुंह से निकली आवाज किसी इंसान की नहीं थी। बहुत सारी टोन एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थी, जैसे किसी बच्चे की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही हो। मॉरियल आ चुका है। एमिली का शरीर एक ऐसी आवाज के साथ सीधा खड़ा हो गया जैसे लकड़ी के टुकड़े टूट रहे हैं। उसका सर पीछे की ओर रह गया और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई, जिससे उसका चेहरा एक कान से दूसरे कान तक फैल गया। मुझे तुम सब के राज पता है, उसने अपने हर शब्द के साथ गर्दन घुमाकर गाते हुए कहा। हैना अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही है और एक प्रोफेसर के साथ सो रही है। मेडिसन फ्यूनरल्स पर मरे हुए लोगों की ज्वेलरी चुराती है। हैना की सांस अटक गई। मेडिसन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो मकड़ी की तरह रेंगती हुई मेरे पास आई। और टाइलर? अच्छा प्यारा टाइलर, तुम दरवाजे में बने छेद से अपने रूममेट्स को नहाते हुए देखते हो ना? मेरी धड़कनें रुक गई। बस करो एमिली, मैंने उसे झकझोरते हुए कहा। वो मेरे चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर थी। उसकी सांस खट्टी और ठंडी थी। एमिली नहीं हूँ, वो चिल्लाई। उसकी आवाज कई स्वरों से बट गई। फिर वो मुझ पर झपटी। उसके अंदर बहुत ताकत आ गई थी, जिससे उसने मेरे गले को जकड़ लिया और अपने नाखूनों को मेरे गले में दबा दिया। मेरी आंखें दम घुटने के कारण पीछे की ओर घूम गई। एमिली के हाथों में ना जाने कैसे इतनी जान आ गई। जब मेडिसन ने मुझे बचाने की कोशिश की तो एमिली ने उसे कमरे में एक कोने में फेंक दिया। हैना चिल्लाई, मॉमी ने मुझे बंद करने की कोशिश की थी। एमिली, मॉरियल ने मेरे चेहरे से कुछ इंच दूर रहते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे तुम बंद हो जाओगे हमेशा, हमेशा के लिए। अचानक हैना ने एमिली के सर पर चीनी मिट्टी की गुड़िया पटक दी। वो गिर पड़ी, जिससे उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। हमने उसे सीढ़ियों से घसीटा। इस बार जाल का दरवाजा आसानी से खुल गया, बहुत आसानी से, जैसे कि वो चाहता था कि हम चले जाएं। हम लिविंग रूम में घुस गए। सुबह का सूरज खिड़कियों से होकर आ रहा था। एमिली के सर से खून बह रहा था। वो अभी भी बेहोश थी। फिर से उसकी आंखें झुक गई। जब वो कराहने लगी और पलकें झपकाने लगी तो हम भाग गए। हालांकि इस बार उसकी आम भूरे रंग की आंखें कंफ्यूज डरी हुई हमें घूर रही थी। वो चिल्लाने लगी, जानवरों जैसी डरावनी आवाजें। फिर उसने उल्टी की। एक गाढ़ा काला तरल जिसकी बदबू नाली जैसी थी। हमने इंतजार नहीं किया, सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गए। एमिली अभी भी चिल्ला रही थी, उसकी आवाज भारी हो रही थी। डॉक्टर्स ने उसे मानसिक परेशानी का मरीज बताया। उन्हें हमारी बेसमेंट की कहानी पर विश्वास नहीं हुआ, उस आवाज के बारे में जो उसकी नहीं थी, और हम उस बेसमेंट में दोबारा वापस जाने के लिए बहुत डरे हुए थे। कल मैं उसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में मिलने गया था। अब वो बात नहीं करती, वो बस खिड़की के पास बैठी रहती है और वही चीजें बार बार बनाती रहती है। मोमबत्तियों का सर्कल, एक बच्चे का टेबल, और जब कोई नहीं देख रहा था उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। एक बार फिर उसकी आंखें बस एक सेकंड के लिए काली पड़ गई थी। इसकी शुरुआत एयरबीएनबी से हुई। शहर से दूर एक छोटा सा सुंदर घर जो हमारी शादी को बचाएगा, मार्क ने कहा। घर से दूर, रोमांटिक, महीनों तक खामोश डिनर और अलग अलग बिस्तरों पर सोने के बाद हमें बस यही चाहिए था, और मैं पूरी तरह से इसके लिए तैयार थी। जैसे ही हम पहुंचे हमें घर में फैली बदबू ने घेर लिया, बासी और मीठी, सड़ते हुए फूलों की तरह। वहां काम कर रही बूढ़ी केयरटेकर हमारे सामने खड़ी थी। उसने मेरी मुस्कान का जवाब नहीं दिया। जो तुम्हारा नहीं है उसे हाथ मत लगाना, उसने हमसे कहा, और अपने ठंडे हाथों से मेरे हाथ में घर की चाबी दी। जब उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर दबाया तो उसके नाखून मुझे हल्के से चुभे। इस घर में कुछ चीजों को अकेला रहना पसंद है। मेरी आंखें उसकी आंखों के पीछे बेडरूम तक गई, और तब मैंने उसे देखा। एक पलना, छोटा और पुराना, उसकी गहरे रंग की लकड़ी कई बरसों से पॉलिश नहीं हुई थी। वो कमरे के कोने में ऐसे रखा हुआ था जैसे कोई मकड़ी हमला करने के लिए तैयार बैठी। वो इतनी अजीब लग रही थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अजीब सजावट है,
मार्क ने बैग रखते हुए कहा, बुड़बुड़ाते हुए कहा। मैंने सर हिलाकर हाँ कहा। मेरे मुंह सूख चुका था। उस चीज में कोई बात तो थी जो भूख जैसी लग रही थी। उस रात मैं मार्क के खराटों की आवाज से उठ गई, भारी और धीमी। कुछ और भी था जो सांस ले रहा था, रस भरी गीली आवाज में। वो कोने से आ रही थी। चरमराहट की आवाज हुई। मेरा शरीर अकड़ गया। फिर एक बार आवाज हुई और फिर तीसरी बार। पर्दों से छनकराती हुई चांदनी पलने को रोशन कर रही थी। वो धीरे धीरे हिल रहा था, खाली लेकिन हिल रहा था। मेरा दिमाग दौड़ने लगा। आखिर ये हो कैसे रहा है? क्या जमीन ऊपर नीचे है? हवा का बहाव है? बहुत ज्यादा शराब? चरमराहट? अब वो और तेजी से हिल रहा था। हरकत बहुत सोची समझी थी, एकदम लय में। मैंने चीखने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन नहीं चीख पाई। मैं घूरती रही। वो बेखौफ हिल रहा था, फिर अचानक रुक गया। जैसे जो कुछ भी हिल रहा था उसने मुझे देख लिया और उससे नफरत थी। नाश्ते के वक्त मार्क ने मुझसे कहा कि मैं सुबह नींद में बुदबुदा रही थी। मैं क्या कह रही थी? पता नहीं, कुछ ऐसा कि ये खाली है लेकिन नहीं है। दोपहर में मार्क हाइक पर चला गया और मैं उस पलने के आसपास घूमती रही। मुझे डर लग रहा था कि ये किस तरह मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, मुझे छूने के लिए मजबूर कर रहा था। मैं अपनी उंगलियों को लकड़ी पर चला रही थी जब मैंने उसे महसूस किया। ओक की गहरी खरोंचे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। मैंने अपनी उंगली से दबाकर देखा। वो चिपचिपा था, गरम। उस रात मार्क ने बाहर आग जलाई। हमने वाइन पी और फिर से कोशिश करने के बारे में बात की, उस अनजन्मे बच्चे के लिए जिसे हमने पिछले साल खोद दिया था। कभी एक चीख ने हमारे उस पल को बीच में तोड़ दिया, साफ और तेज। वो बेडरूम से आ रही थी। मार्क का चेहरा फीका पड़ चुका था। क्या तुमने वो आवाज सुनी? जैसे हम उस आवाज के पीछे और बढ़े, रोना और भी ज्यादा तेज हो गया। रोने के बीच गीली गुर्राहट भरी सांसें, जैसे कोई बच्चा अपने ही आंसुओं में डूब रहा हो। बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पलना खाली था, लेकिन रोने की आवाज लगातार जारी थी। कमरे में जहरीली गैस की तरह भर चुकी थी। फिर कुछ सेकंड के लिए सब कुछ खामोश हो गया। फिर हंसी गूंजने लगी, पहले तो हल्की, फिर बढ़ती गई, जब तक कि चिल्लाने की आवाज नहीं आई। हम ये सुनकर काफी डर चुके थे। पहले हल्की आवाज और फिर वो आवाज बढ़ती गई। मम्मी, डैडी, मेरे साथ खेलो। घर की हर लाइट एक साथ बंद हो गई। घने अंधेरे में मुझे लगा कि कोई चीज मेरे पैरों को छू रही है। छोटी ठंडी उंगलियां पकड़ रही हैं। मार्क बहुत तेज चिल्लाया। हम अंधेरे में लड़खड़ाते रहे, फर्नीचर से टकराते रहे, भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन सामने का दरवाजा नहीं खुला और हर खिड़की लगभग बंद सी थी। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम बाहर नहीं जा पा रहे थे। पीछे का दरवाजा, मार्क ने चिल्लाकर कहा और मुझे किचन की तरफ खींच कर ले गया। मेरी नजर जब पीछे पड़ी तो मैं फर्श पर किसी को रेंगते हुए देखती हूँ, धीरे लेकिन जानबूझकर। लकड़ी पर छोटे छोटे नाखून की तरह खरोंच की आवाज। मम्मी, फुसफुसाहट ने मेरी सांस अटका दी। प्लीज मुझे फिर से अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है, मुझे अपने साथ ले जाओ। मार्क ने अपना शरीर को पीछे के दरवाजे पर जोर से पटका। एक बार, दो बार, तीसरी कोशिश में लकड़ी टूट गई। फिर से मैंने भी उसके साथ चिल्लाकर कहा। मेरी आंखें अंधेरे में छाया की तरफ झिलमिलाई। खरोंच अब और करीब आ रही थी। जल्दी करो, वो करीब है। मैं डर और ठंड से कांपते हुए चिल्लाई। मैं वहां पे एकदम जम सी गई थी। मुझे बहुत डर लग रही है, वो सीधे मेरे कान में फुसफुसाया। मार्क ने फिर से दरवाजे को जोर से धक्का दिया। इस बार ये टूट कर खुल गया। हम बाहर निकल गए। ठंडी हवा मेरे फेफड़ों को जला रही थी और अंधेरे में अंधाधुंध भागते रहे, इस बात की परवाह किए बिना कि शाखाएं हमारे चेहरे पर पड़ रही। हमारे पीछे घर में पीली रोशनी चमकने लगी। मार्क ने गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए चाबियां टटोली। इंजन एक बार, दो बार, आखिर चल गया। मैंने घर की तरफ देखा। जिस बेडरूम में हम सो रहे थे उसकी खिड़की पर एक छोटी सी परछाई दिखाई दी। मैं उसकी मुस्कान देख सकती थी। उसने पूरे चेहरे को देख लिया था। उसने अपना छोटा सा हाथ खिड़की पर रखा और कुछ कहा। वो परछाई हमें ही घूर रही थी। उसके लंबे लंबे लाल नाखून जैसे खिड़की को खरोंच रहे हों। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इंजन ने जोरदार रफ्तार पकड़ी। मार्क ने गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाया। टायर से बजरी निकल रही थी और हम ड्राइववे से नीचे उतर गए। हम दोनों में से किसी ने भी मीलों तक बात नहीं की। कहने को था क्या, एक हफ्ते बाद भी मैं घर के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई। पलने के बारे में, आवाज ने क्या कहा था, इसके बारे में मैंने इंटरनेट पर तब तक खोज की जब तक कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। 30 साल पहले एक छोटे न्यूज़पेपर के आर्टिकल में बताया गया था कि कॉटेज के मालकिन ने अपने बच्चे को उस घर में अकेला छोड़ दिया, उस पल्ले में अकेले, कई दिनों तक। जब तक कोई जांच करता वो मर चुका था, भूख और ठंड से। उसकी माँ का कभी किसी को पता नहीं चला, लेकिन उसकी डायरी मिली जिसमें विस्तार से बताया गया था कि कैसे उसकी नाजायज प्रेगनेंसी ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। उस डायरी में आखिरी शब्द थे जिन्होंने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो अकेला नहीं होगा जब तक मैं उसे फिर से नहीं ढूंढ लेता।
मैं हमेशा उसके साथ खेलने के लिए किसी को भेजूंगा। मैं पूरे दिन रोती रही और जब माँ घर आया तो मैंने उसे भी इसके बारे में बताया। उसने कहा कि उसे हमदर्दी है, लेकिन हमें सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या आप कभी सचमुच ऐसा कर सकते हैं? बताइए।